हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप सभी का डीपी सर स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम कक्षा 12 के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसकी अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस लेसन को, यानी इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, ये किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी ये किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका अध्ययन जो है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत किया जाता है। स्थिर 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 वैद्युतिकी वैद्युतिकीय स्थिर वैद्युतिकीय, यानी यह एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है हम अध्ययन करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। तो जो है स्थिर वैद्युतिकीय की परिभाषा जो है क्या होती है, इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत या इसमें, ठीक है, इसमें वैद्युत आवेश इसमें वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश तथा तथा उसके उसके प्रभावों प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी जो स्थिर वैद्युतिकीय है, इसके अंतर्गत जो हम किसका अध्ययन करते हैं, इसमें वैद्युत आवेश तथा उसके जो प्रभाव हैं उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, अब फिर आता है वैद्युत आवेश, यानी कि वैद्युत आवेश क्या है। अब इसके अंतर्गत जब वैद्युत आवेश का हम अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, यानी वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश ठीक है। वैद्युत आवेश के बारे में जो है, आवेश के बारे में वैसे ही आप लोग जानते हैं, इसमें जो है आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस माइनस। ठीक है, यानी एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। जिसमें जब दो विपरीत आवेश होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण होता है, और जब दो समान आवेश हो जाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, यानी इसमें जो है वैद्युत आवेश कैसे पता करेंगे। तो वैद्युत आवेश के बारे में जो है, जब दो पदार्थ आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है, यानी इसकी जो परिभाषा है, यानी जब दो पदार्थ दो पदार्थ दो पदार्थ आपस में यानी दो पदार्थ हों और वो आपस में क्या किया जाए, रगड़ा जाए। ठीक है, रगड़ा जाता है रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। तो ये पदार्थ जो है वस्तुओं को वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है आकर्षित करने लगता है। ठीक है, यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो ये जो है पदार्थ क्या करते हैं कि आपस में वो उनको आकर्षित करने लगते हैं, और इसी अवस्था को, यानी तब हम आकर्षित जब करने लगता है
तब हम उस वस्तु को उस वस्तु को उस वस्तु को वस्तु को आवेशमय या आवेशित, ठीक है, आवेशमय कहते हैं, ठीक है, यानी तब वो वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, आवेशमय कहते हैं, ठीक, आवेशमय कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जब पहले आदि मानव थे, जब तो प्राचीन समय में, तो वो जो क्या करते थे कि दो पत्थर के टुकड़े को आपस में रगड़ते थे, और रगड़ते थे तो उसमें से क्या हो जाते थे, आवेश उत्पन्न हो जाता था या आग उत्पन्न हो जाती थी, तो वो क्या हो जाता था, ये जो है वैद्युत आवेश, यानी वो क्या हो जाती थी, आकर्षित होने लगते थे, उनमें जो है आवेश उत्पन्न हो जाता था, ठीक है। अब आता है जो है अगली हेडिंग है, अच्छा इसका उदाहरण है जैसे कांच की छड़ और जो है रेशम, इसको जो है आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं उदाहरण में, ठीक है। जब जो है कांच की छड़, ठीक है, उदाहरण उदाहरण में हम लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण में इसको 10th में आप लोग पढ़े होंगे, जब कांच की जो छड़ थी उसको जब रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता था तो वो आवेशित हो जाती थी, यानी वो वस्तु को क्या करती थी, आकर्षित करने लगती थी, यानी कांच की छड़, कांच की छड़ तथा रेशम, जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता था तो क्या हो जाता था, आकर्षित हो जाता था, ठीक है। तो हमने देखा क्या, स्थिर विद्युत के, यानी इसमें विद्युत आवेश तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें जब विद्युत आवेश तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो फिर आ जाता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है, जब दो पदार्थ आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, तब हम उस वस्तु को आवेशमय या आवेशित कहते हैं। उदाहरण में जैसे कांच की छड़ को जब रेशम पर रगड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। अब फिर आता है जो है इसमें अगला अर्थात जो है, इसमें जो है नोट में इसके वैद्युत आवेश के लिख लीजिए, ठीक है। इसमें जो है आप लोग इसका नोट बनाते रहिएगा, ठीक है, बहुत ही परफेक्ट नोट हमने तैयार किया है, उसी के माध्यम से आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी समय लग गया, नहीं तो जो है ये भी 23 तारीख को लॉन्च हो जाता, ठीक है, फिजिक्स से भी 23 तारीख को चलने लगता, लेकिन इतना समय लग गया उसको तैयार करने में, ठीक। तो जो है नोट में किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं, यानी जो इसकी परिभाषा और दूसरी है, क्या कहते हैं, किसी किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉन तो आप लोग समझते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता 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 तथा तथा कमी तथा कमी को वैद्युत वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक, कहते हैं, यानी इसको जो है आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, मेन जो पॉइंट आपका है, मेन पॉइंट ये है आपका, ये मेन पॉइंट आपका ये है, यानी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तथा कमी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब अधिकता किस में होती है और कमी किस में होती है, ठीक है, जिस पर जो है
अधिकता और कमी, जैसे मान लो कोई भी जो है पदार्थ है उसमें जितना माइनस चार्ज होगा यानी ऋण चार्ज, ठीक है, जितना अधिक होगा तो वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और जिसमें प्लस चार्ज होता है, प्लस लगा होता है इलेक्ट्रॉन वो देता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। यानी जो दाता होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जो ग्राही होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो वो क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। अर्थात किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। और तथा कमी, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसमें क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, वो वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत आवेश हो गया। तो इसके बाद में फिर आता है, और इसमें जो है एक पॉइंट 2 है, उसको देख लीजिए। ठीक, यानी इसका जो है अगला पॉइंट है वैद्युत आवेश के बारे में। अगला पॉइंट है कि यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वह ऋणावेशित होगी। अभी जस्ट पहले जो बताए, यदि किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की अधिकता इलेक्ट्रॉन की अधिकता अधिकता है अधिकता है तो अधिकता है तो वह वह ऋणावेशित ऋणावेशित होगा या ऋणावेशित है। ठीक है, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वह क्या होगा, ऋणावेशित होगा या ऋणावेशित है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इसका, यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन कमी की कमी है इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह धनावेशित, तो क्या होगा, धनावेशित धनावेशित होता होता है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी तो वह वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित होगी। और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, धनावेशित होगा। यानी जब वो त्यागेगा तो वो धनी कहलाएगा यानी धनावेशित होगा। ठीक है, और जब वह ग्रहण करेगा, किसी से उधार लेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, अर्थात उसको हम क्या कहेंगे, ऋणावेशित कहेंगे। अब फिर आता है जो है आवेश के प्रकार। ठीक है, नहीं जो वैद्युत आवेश हैं उसके प्रकार क्या हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए वैद्युत या आवेश, सीधा लिखिए आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार आवेश के प्रकार। अब जो आवेश है वो आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है ऋणावेशित और एक होता है धनावेशित। यानी जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है। तो आवेश जो है ये यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, नंबर एक होता है धनावेशित, या हम कह सकते हैं धनावेश। ठीक है, धन आवेश धन आवेश। ठीक, और दूसरा होता है ऋण आवेश। दूसरा कौन सा होता है, ऋण आवेश। ठीक, धनावेश
और ऋण आवेश। ठीक है, अब इसमें जो है धनावेश और ऋण आवेश में क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। धनावेश जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। ठीक है, यही इसकी पहचान है। इसी प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको हम क्या कहेंगे, धनावेश कहेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता होगी उसको हम क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, बिल्कुल आसान तरीके से बताया जा रहा है। उसकी परिभाषा भी लिख दे रहे हैं, आप लोग जो है नोट बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा बीच बीच में, ताकि जो है आपको नोट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब उसके बाद में फिर आता है इसमें, यानी जो है एक अभी जस्ट जो पहले बोले थे उस चीज़ को देख लीजिए। यानी नोट, यानी पहला पॉइंट जो इसमें नोट करना है आपको वो ये है कि समान आवेश, यानी धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश। ठीक है, इसको एक लाइन में लिख दीजिए, समान आवेश, समान आवेश, समान आवेश में, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण होता है। और दूसरा पॉइंट इसका है विपरीत आवेश, यानी कि असमान आवेश। ठीक है, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश। ठीक, विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है, आकर्षण, आकर्षण होता है। ठीक है, यानी जब आवेश हमारा जो है क्या होगा, दोनों समान होगा, यानी कि जैसे मान लो कि धन और धन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, धन धन या ऋण ऋण, यानी जब दोनों आवेश हमारा क्या होगा, समान होगा, तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब हमारा आवेश विपरीत होगा, ठीक है, यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस, जब हमारा आवेश क्या होगा, विपरीत होगा, तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। हमारा आवेश यदि समान है तो कोई भी यंत्र, यानी जो बिजली, पंखा, ये सब है, जो है बिजली तो से चलने वाली पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, ठीक है, आज चीजें बल्ब वगैरह हैं, तब ये कार्य नहीं करेंगे क्योंकि उनका आवेश क्या हो गया, समान हो गया, उनके बीच में प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आवेश विपरीत होगा तो उनमें जो है वो सब कार्य करना शुरू कर देंगे। इसलिए उसमें दो प्रकार का वायर होता है। ठीक है, एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है, यानी एक धनायन और एक ऋणायन होता है। ठीक है, उसके बाद में जो है फिर आता है वैद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है, अब वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे थे तो वैद्युत आवेश का मात्रक भी है। ठीक, वैद्युत आवेश का जो है मात्रक, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश का का मात्रक, यानी वैद्युत आवेश का जो है मात्रक क्या है, तो वैद्युत आवेश का मात्रक जो है एमकेएस पद्धति में, यानी मीटर किलोग्राम। ठीक है, एमकेएस पद्धति, पद्धति आप लोग नाप माप तौल की जो पद्धति है उसको आप लोग पढ़े होंगे। एक एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है और एसआई है। ये चार प्रकार की पद्धतियां हैं माप तौल की। तो उसमें जो है जो एमकेएस पद्धति है उसमें इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, और इसको आप लोग इस प्रकार से भी जान सकते हैं
कूलाम जो है एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने आवेशों की खोज की। ठीक है, जो कूलाम थे वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, आवेश की खोज की थी। ठीक, तो इसी से उनके नाम पर इसका जो है क्या रख दिया गया, मात्रक रख दिया गया। ठीक है, तो वैद्युत आवेश का जो मात्रक है एमकेएस पद्धति में वो क्या है, कूलाम है। ठीक है, उसके बाद में जो है फिर आता है इसकी बीमा। इसकी जो है बीमा देख लीजिए, तो इसकी बीमा बीमा जो है वो होती है एम्पियर, यानी कि एम्पियर ए, और उसके बाद में टाइम यानी कि टी। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी ए टी, बीमा हो जाएगी ए टी। ठीक है, यानी ये जो है हमारा क्या हो गया, इसकी बीमा हो गई। ठीक है, ये सब जो है आप लोग नोट करते रहिए। इसकी ये क्या हो गई, बीमा हो गई, यानी जो है एम्पियर, इसका जो है एम्पियर और टाइम यानी जो है समय में जो है प्रवाहित होती है ना। अब उसके बाद में इसका जो सूत्र है वो क्या है, इधर देख लीजिए इसका सूत्र, सूत्र इसका जो दिया गया है वो इधर नोट कर लीजिए इसके बीच में। ठीक है, ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट नोट में है। आई बराबर होता है, आई बराबर क्यू अपान टी। ठीक, अर्थात क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी। ठीक है, अर्थात क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर 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 इंटू, ठीक है, सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये हो गया। यानी ये बराबर किसके होता है, कूलाम की। यही उनका हो गया वैद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है, तो जो है वैद्युत आवेश के बारे में इतना हम लोग जाने। वैद्युत आवेश के बारे में क्या क्या जाने, यानी जो वैद्युत आवेश है वो क्या है, इसमें वैद्युत आवेश तथा उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, स्थिर वैद्युतिकीय के अंतर्गत, यानी विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत वैद्युत आवेश तथा उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। फिर आता है वैद्युत आवेश। जब दो पदार्थ आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तब हम उस वस्तु को आवेशमय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ना, तो क्या होगा, आवेशित हो जाएगा। फिर नोट में है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तथा कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी दूसरी परिभाषा जो है इसकी वो क्या है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जो है वैद्युत आवेश। अब है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वह ऋणावेशित है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या कहलाएगा, ऋणावेशित कहलाएगा। और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या कहलाएगा, धनावेशित कहलाएगा। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, ये सोडियम पे चार्ज होता है प्लस का, सोडियम पर जो चार्ज होता है वो किसका होता है, प्लस का, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। और क्लोरीन पे चार्ज होता है माइनस का, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। ठीक है, अब फिर आता है आवेशों के प्रकार। तो यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक, अब इसमें जो नोट में जो पहला पॉइंट है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। यदि आवेश हमारा दोनों समान है तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसमें जो है इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे चुंबक ले लीजिए और चुंबक को इसे बीच से तोड़ दीजिए तो उसमें जो है चुंबक में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। जब उसका दोनों पोल समान हो जाता है तो प्रतिकर्षित करने लगता है। जहां से आप तोड़ देंगे फिर उसी स्थान पे चिपकाइए तो नहीं चिपकता, वो दूर भगता है, इसे इसे दूर फेंकता है, तो उसका आवेश क्या हो जाता है, समान हो जाता है। वो समान आवेश कभी किसी को जो है आकर्षित कर ही नहीं सकता। ठीक है, और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। यदि हमारा आवेश विपरीत है, यानी एक प्लस है एक माइनस, तो क्या होगा, उसको क्या करेगा, वो आकर्षित करेगा। ठीक है, फिर है वैद्युत आवेश का मात्रक। तो जो पद्धति है मापतौल की चार प्रकार की, यानी एमकेएस पद्धति, टीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति।
तो उसकी जो पहली पद्धत है एमकेएस पद्धत यानी मीटर किलोग्राम सेकंड में, ठीक है, उस पद्धत में इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। और ये कूलाम वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश की खोज की थी। इसकी बीमा होती है एटी, ठीक है, बीमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है। इसका सूत्र होता है I बराबर Q अपान T, यानी Q बराबर IT, तिरछा गुणा कर दिया गया, अर्थात Q जो है आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। Q क्या है, Q बराबर एम्पियर इंटू सेकंड, अर्थात हम उसको क्या लिख सकते हैं, कूलाम। तो ये पूरा जो था आपका आवेश के बारे में था, ठीक है। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोगों के समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग प्यार से बोल दीजिए राधे राधे, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, बस इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो आगे अगला नियम है, अब इसमें वैद्युत आवेश से संबंधित नियम है, तो नियम को हम देखते हैं क्या है, ठीक। नियम जो है उस नियम को हम देखेंगे कि नियम कौन सा है, वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम, ये जो है इसका नियम है। आवेश का जो है वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम, अगली हेडिंग जो है उसको हम देखेंगे। वैद्युत वैद्युत आवेश का आवेश का वैद्युत आवेश का संरक्षण संरक्षण का नियम या सिद्धांत, कुछ भी लिख दीजिए, का नियम, ठीक है। ये वैद्युत आवेश का जो संरक्षण का नियम है, तो इसमें क्या बताया गया था, ठीक है, इसमें बताया गया था कि जो है आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत में बताया गया है, शुरू से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसके स्वरूप को हम परिवर्तित कर सकते हैं, यानी उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा जो है हम उसको बल्ब जला दें, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, हीटर में प्रवाहित करवा दें तो उसमें ऊर्जा, ठीक है, पंखे में शुरू कर दें, पंखे में प्रवाहित कर दें तो गतिज ऊर्जा, ठीक है। यानी हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात जो इसका नियम है, नियम लिख लीजिए आप लोग। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। यानी इस इस नियम इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार आवेश को आवेश आवेश को आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं उत्पन्न कर सकते हैं उत्पन्न कर सकते हैं और और ना ही ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, यानी ना ही उसको समाप्त किया जा सकता है, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो जब ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं तो कर क्या सकते हैं, उसे एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी उसे उसे केवल उसे केवल एक प्रकार से एक प्रकार एक प्रकार के आवेश को एक प्रकार के आवेश को दूसरे दूसरे प्रकार के आवेश दूसरे प्रकार के आवेश में
आवेश में परिवर्तित 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 कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जो है हमारा सिद्धांत। ठीक है, यानी ये जो है हमारा सिद्धांत हो गया। ठीक, यानी इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसे केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी उसका हम स्वरूप बदल सकते हैं। एग्जाम्पल में अभी जस्ट बताया, जैसे जितने भी आपके घर में यंत्र चल रहे हैं विद्युत धारा से, उसको ले लीजिए। जैसे बल्ब जला तो प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार में आप लोग पढ़े होंगे, प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, कई प्रकार की ऊर्जाओं के प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा, अभी उससे कोई यंत्र चलना शुरू कर जाए हो जाए तो वो कौन सा ऊर्जा हो गया? यांत्रिक ऊर्जा, वही विद्युत ऊर्जा है। उससे आप बल्ब जला दीजिए तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा में। उसमें उसके बाद में उसमें जो है कोई ऐसा यंत्र चला दीजिए जो गति करे, चले, मोशन में आ जाए, तो कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा। हीटर चला दीजिए तो उससे क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो कौन सी ऊर्जा हो गई? ऊष्मीय ऊर्जा। यानी हम सिर्फ उसके रूप को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, यानी हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में फिर आता है मूल आवेश। ठीक है, अगली हेडिंग आती है मूल आवेश, यानी मूल आवेश, मूल आवेश। अब ये मूल आवेश क्या है? ठीक है, अभी तक आप वैद्युत आवेश के बारे में पढ़े, अब आ गया आपका मूल आवेश। तो मूल आवेश क्या है? मूल आवेश जो है वो क्या है? किसी आवेशित कण का, यानी किसी आवेशित कण पर जो है, पहले इसकी परिभाषा आप लोग देख लीजिए। किसी आवेशित किसी आवेशित आवेशित कण पर किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश जितना जितना न्यूनतम न्यूनतम जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, आवेश आवेश रह सकता है, रह सकता रह सकता है। ठीक है, उसे मूल आवेश कहते हैं, उसे उसे मूल आवेश कहते हैं, उसे मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। और इसको जो है, यानी इसे, ठीक है, ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से, ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी मूल आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ई से। ठीक है, अर्थात ई जो है इसका मान जो होता है ई बराबर प्लस माइनस 1.6, इसको भी आप लोग पढ़े हैं। 1 प्लस जो है प्लस माइनस 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, यानी ये एक मूल आवेश का जो है ये क्या होता है? मान होता है। ठीक है, मूल आवेश का जो है ये मान होता है जो है प्लस माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, यानी मूल आवेश किसे कहा जाता है? किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, यानी सबसे कम से कम आवेश जितना होगा उसे मूल आवेश कहेंगे। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? अंग्रेजी का जो वर्णमाला है स्मॉल लेटर का ई, यानी इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ये उसके पहले अक्षर से ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो है ई का आवेश होता है वो प्लस माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका मूल आवेश।
अब उसके बाद में फिर आता है मूल आवेश के बाद में आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। ठीक है, अगली हेडिंग आती है आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। ठीक है, ये चीज अगली हेडिंग जो है आपके बुक में ये दी गई है कि आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। अब ये क्वांटीकरण क्या है या परमाणुकता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसकी परिभाषा हम समझ लें, उसके बाद लिख लें, उसके बाद में तब जो है हम समझ लेते हैं कि क्या है। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी जो आवेश है उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी जो आवेश है उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। किसी आवेशित कण पर जो आवेश होता है किया जा सकता है, यह है। ठीक है, किसी आवेशित कण, जो आवेशित कण होता है, किसी आवेशित कण पर ठीक है, पर आवेश जो है वो क्या क्या हो सकता है, जो है आवेशित कण पर जो आवेश हो सकता है वो प्लस माइनस ई कामा प्लस माइनस 2e कामा प्लस माइनस 3e। ठीक है, यानी ये डॉट डॉट ऐसे जो है इस प्रकार से इसका मान हो सकता है, ये भी आपकी बुक में क्वांटीकरण में दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसकी भिन्न भिन्न के रूप में जो है इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको भिन्न भिन्न रूप में। ठीक है, भिन्न भिन्न यानी भिन्न, लेकिन इसको भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता, जो है ये जो है वो भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता, लेकिन इसको भिन्न रूप में नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, इसको भिन्न रूप में नहीं कर सकते, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी उसको अगर हम विभाजित करेंगे भी तो वो निश्चित होगा। ठीक है, तो किसी आवेशित कण पर आवेश जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इस प्रकार से जो है होगा। जैसे मान लो अगर कोई वस्तु है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर +2 चार्ज लगेगा, यानी कि वो क्या होगा, जो है +2 का चार्ज लगेगा, यानी वो दिखाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, त्यागा है। कोई वस्तु अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगेगा,
यानी वो दिखाएगा कि इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, ठीक है, या इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, ठीक। लेकिन इसको भिन्न रूप में नहीं कर सकते, यानी हम भिन्नात्मक रूप में इसको नहीं कर सकते। इसे ही आवेशों का क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। आप लोग जो है इसका नोट बनाते रहिए, साथों साथ लिखते रहिए। उसके बाद में फिर आता है कूलाम का नियम, ठीक है। जो कूलाम का नियम है वो है, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कूलाम का नियम डेरिवेशन है, तो फिर हम उसको जो है बड़े में करेंगे तभी जो है समझ में आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देंगे, ठीक। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो कुछ आपको अच्छा या बुरा जो भी लिखना है वो आप लोग लिखिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें, ठीक है। इसकी कोई फीस नहीं है, जब फीस वाला मैटर आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो कोई इसका चार्ज नहीं है फिलहाल, ठीक है। अभी इसका कोई चार्ज नहीं है, अभी हम भी थोड़ा सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है दीपावली तक जो है इसके लिए आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है होता है पढ़ने के लिए, वो यदि आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो आ जाएगा, ठीक है। फिर है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। अब हम कूलाम का जो नियम है, कूलाम का नियम, इसका हम क्या करेंगे, सत्यापन। कूलाम का नियम, ठीक है। जो कूलाम वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना नियम दिया, ठीक। तो उस नियम के अनुसार जो है हम इसका क्या कर देंगे, सत्यापन करेंगे, यानी कौन सा ऐसा सूत्र है, कौन सा ऐसा डेरिवेशन है जो कूलाम के नियम का है, ठीक है। यानी इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इस नियम इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार दो स्थिर, पहले इनका सिद्धांत है दो स्थिर, ठीक है, दो स्थिर आवेशों दो स्थिर आवेशों के के बीच के बीच लगने वाला बीच लगने वाला वैद्युत बल लगने वाला वैद्युत बल। अब जो है वैद्युत बल में क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों लगता है, ठीक है। आकर्षण बल यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक, या प्रतिकर्षण, ठीक है। ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है ये इसी वैद्युत बल का पार्ट है, इसी के अंतर्गत आता है। उन आवेशों के उन आवेशों के उन आवेशों के परिणामों परिणामों उन आवेशों के के परिणामों के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती के अनु अनुक्रमानुपाती क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती जो है तथा उनके बीच के दूरी के, ठीक है, वर्ग के दूरी के वर्ग के वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती
क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत क्रमानुपाती होता है। ये हो गया आपका सिद्धांत। जो इन्होंने सिद्धांत दिया उस सिद्धांत में यही बताया कि जो दो स्थिर आवेश, ठीक है, उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक, वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल, यानी दोनों आवेशों का क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच दूरी, दो आवेश है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी अवश्य होगी, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब जो है दो आवेश मान लीजिए, आप जो है दो आवेश मान लीजिए, यानी एक आवेश यहाँ पे मान लीजिए और डॉट 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 करके एक आवेश यहाँ पर मान लीजिए। अब इस बिंदु को मान लीजिए आप Q1, इसको मान लीजिए Q1 और इसको मान लीजिए Q2, और इनके बीच में जो है दूरी आप रख दीजिए R, इनके बीच में दूरी आप क्या रख देंगे, R रख देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए लिखिए इसमें कि माना Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। माना डेरिवेशन अब शुरू, ठीक है, माना Q1 व Q2 दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, R दूरी पर स्थित हैं। तब जब ये R दूरी पर स्थित हैं तब इनके बीच लगने वाला, इनके बीच में जो बल लगेगा, लगने वाला वैद्युत बल, अब वो वैद्युत बल क्या होगा, ठीक है, यानी वैद्युत बल होगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। जो सिद्धांत में पहले कहा गया है सेम उसी प्रकार से किया जा रहा है। फिर दूसरा है कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ये जब हो गया तो समीकरण यहाँ पे लिखिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण जो है 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को मिला दीजिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर आ जाइए Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब फिर हम इसको जो है प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दें और इसके स्थान पर हम कोई नियतांक रख देते हैं, तो हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में वायु अथवा निर्वात के लिए, ठीक है, जो K का मान होता है वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, ठीक है, निर्वात के लिए के बराबर जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, ठीक है, ये मान होता है। जो इप्सिलॉन 0 है, ये इप्सिलॉन 0, ठीक है, ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है,
निर्वात की निर्वात की निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है? वैद्युतशीलता है। ठीक है, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये निर्वात की क्या है? वैद्युतशीलता है। ठीक है, तो अब जो है आपका सूत्र क्या हो जाएगा? आगे फिर से पढ़ाइए। यानी यफ बराबर हो जाएगा, यफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक, अब पुनः वायु अथवा निर्वात में, ठीक है, जब हम पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए करेंगे तो इसका मान रख दीजिए। ठीक है, पुनः वायु अथवा निर्वात में। ठीक है, यानी पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए तो पुनः इसका जो है के का मान रख दीजिए। के का जो मान होता है वो होता है 9.0 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अर्थात जो है इसका मान क्या हो जाएगा? एफ बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ये हो जाएगा। अब फिर है, यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम जैसे कागज, मोम, कांच में स्थित हो तब। ठीक है, यानी ये जो दोनों बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 ये किसी कुचालक में स्थित हो। कुचालक तो समझते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं किया जा सकता, यानी वह पदार्थ जो उष्मा के सुचालक नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? कुचालक होते हैं, इनमें हम आवेश को प्रवाह नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ये दोनों कुचालक हैं तब क्या होगा? ठीक है, यानी तब हो जाएगा जो है एफ एम। ठीक, एफ एम बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन के। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ये हो जाएगा, जहाँ के जो है परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, ये पहले ही लिख दिया गया है। ठीक है, यानी जो के है यहाँ पे के का मान लिख दीजिए। के क्या है? परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक। ठीक है, के जो है क्या है? परावैद्युतांक है। ठीक है, परावैद्युत माध्यम का। अब जो है समीकरण नंबर इसको आप लोग कर लीजिएगा 4। ये समीकरण नंबर है आपका 4। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 जो है, अब 3 व 4 से यहाँ पे देख लीजिए ये, और ये इस प्रकार से यहाँ पे कर लीजिए, थोड़ा जगह कम पड़ गया है। तो जो है समीकरण नंबर यानी समीकरण 3 व 4 से, अब समीकरण 3 व 4 से इसको क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। ठीक है, हल कर दीजिए तो समीकरण नंबर 3 व 4 क्या हो जाएगा? यानी एफ बटे एफ एम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और ये पूरे का बटा, और ये भी हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, और इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या कट रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा जो है यहाँ पर एफ अपान एफएम बराबर के, इतना आपका क्या हो गया? बच गया। या इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा?
F बराबर हो जाएगा के एफ एम। ठीक है, ये हो गया। और जो है इप्सिलॉन जीरो, और इसमें जो है इसका मान जो होता है इप्सिलॉन जीरो का, इसको जो है इप्सिलॉन जीरो के मान को यहाँ पे लिख दीजिए। इप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। ठीक है, और कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो बीमा होता है इप्सिलॉन जीरो की बीमा, इप्सिलॉन जीरो की जो है बीमा की बीमा इसकी जो बीमा होती है वो बीमा होती है m की घात -1, बड़े ब्रैकेट में लिख दीजिए, m की घात -1 और l की घात -3 और t की पावर 4 और a स्क्वायर, ये होती है इसकी बीमा। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, बीमा होती है। ठीक, ये जो है आपका डेरिवेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। कूलाम के नियम में, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, वो आकर्षण भी हो सकता है प्रतिकर्षण भी, उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है इनका सिद्धांत। तो डेरिवेशन शुरू करने से पहले मान ये दिया गया है, यानी दो स्थिर बिंदु आवेश है, यानी Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी क्या है, r मीटर है। अब माना Q1 व Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल, तो वैद्युत बल जब लगेगा तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी प्रथम शर्त के अनुसार यह प्रोपोर्शनल 1/r², समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण 1 व 2 आप जो है मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 से, यानी यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, उसके बाद में अब जब ये है तो हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, यानी अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का, तो F बराबर K, उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, K जो है एक नियतांक है, Q1 Q2 अपान r²। अब वायु अथवा निर्वात के लिए तो K बराबर जो मान होता है 1/4 एप्सिलॉन जीरो होता है। ठीक है, इप्सिलॉन जीरो जो है निर्वात की जो है वैद्युतशीलता है, जो इप्सिलॉन जीरो है निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता। तो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान r², समीकरण नंबर 3 है। पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर जो उसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो F बराबर K के स्थान पर इसको रख दीजिए, 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, या Fm बराबर 1/4 K इंटू Q1 Q2 अपान r², समीकरण नंबर 4। ठीक है, इसमें जो Fm आया था वो Fm इसलिए आया था, जो है इसमें बताया गया था कि यदि दोनों बिंदु आवेशों की कुचालक माध्यम जैसे कागज हो, मोम हो, कांच हो, तब, ठीक है, उस स्थिति में जो है ये दूसरा माना गया था। K परावैद्युतांक है, जहां पर K क्या है, एक परावैद्युतांक है। ठीक है, उसके बाद में इसको समीकरण नंबर 4 माना गया। अब समीकरण 3 व 4 से इसको हल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो F अपान Fm बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 r² अपान पूरे का 1/4 एप्सिलॉन जीरो K इंटू Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, फिर है F अपान M, यानी ये जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, तो बचेगा क्या, K, या बराबर KFM, ऐसा हम लिख सकते हैं। इप्सिलॉन जीरो का जो मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, इप्सिलॉन जीरो की जो बीमा होती है m की घात -1, l की घात -3, t की घात 4 और a², ये इसकी क्या होती है, बीमा होती है। ठीक, अब जो है ये आपका हो गया